नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग मेवाड़ के एक प्रतापी राजा के संदर्भ में बात करने वाले हैं, जिन शासक का नाम था राज सिंह। राज सिंह को मेवाड़ के इतिहास में इसलिए स्थान मिला, या मेवाड़ के इतिहास में राज सिंह को इसलिए याद किया जाता है कि इन्होंने मुगलों के साथ संघर्ष की नीति का प्रतिपादन किया था, या इन्होंने संघर्ष की नीति को अपनाया था। आप सभी को पता है 1615 में मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वारा मुगल मेवाड़ संधि कर ली गई थी, और इस संधि के अंतर्गत मुगल और मेवाड़ के महाराणाओं के बीच में चले आ रहा लंबे समय का जो संघर्ष था वो खत्म हो गया था। उस संघर्ष को पुनः शुरू करने का श्रेय मिलता है किसको? राज सिंह को। अर्थात राज सिंह महाराणा प्रताप के बाद राज सिंह वो पहला मेवाड़ का शासक होता है जो मुगलों से संघर्ष की नीति की अनुपालना करता है या मुगलों से संघर्ष शुरू करता है। तो आइए हम इस प्रतापी राजा के बारे में समझने की कोशिश करें। पहली बात तो राज सिंह का जो राज्याभिषेक था, राज्याभिषेक याद रखना आपको, राज्याभिषेक हुआ था 1652 में। अभी हाल ही में आरपीएससी द्वारा स्कूल लेक्चरर की परीक्षा में पूछा गया था कि राज सिंह किस राजा के उत्तराधिकारी थे, तो इनके पिता का नाम भी आपको याद रखना चाहिए। इनके पिता का नाम था जगत सिंह प्रथम। अब बात आती है इनकी मां के बारे में, तो माता जो थी इनकी वो थी जना दे। ठीक है, ये प्रारंभिक कुछ जानकारी है जो राज सिंह के बारे में आपको याद करनी चाहिए। यहां से मैंने अभी आपको बताया था कि स्कूल लेक्चरर में प्रश्न आया था, तो बेहद इंपॉर्टेंट है राज सिंह, और इससे जुड़ी हुई जो छोटी मोटी बातें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब बात यह आती है राज सिंह के बारे में कि राज सिंह कितने मुगल बादशाहों के समकालिक था। तो अगर हम पहली बात करें तो राज सिंह जब 1652 में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं, तो 1652 में अगर हम मुगलों के बादशाहों को देखें तो मुगल बादशाह होता है शाहजहां। शाहजहां, तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि राज सिंह के राज्याभिषेक के समय मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां था। ठीक है, शाहजहां और राज सिंह का जो कार्यकाल था वो 6 साल तक चला। आप सभी लोग जानते हो शाहजहां को 1658 में गद्दी से हटाकर औरंगजेब मुगल बादशाह बन जाता है। तो 1658 में फिर राज सिंह का साथ दिया किसने दोस्तों? औरंगजेब ने। यानी राज सिंह जो है वो 2 मुगल बादशाहों के समकालिक माना जाएगा। एक का नाम है शाहजहां और दूसरे का नाम क्या है? औरंगजेब है। ठीक है, 1652 से लेकर 1658 तक तो राज सिंह ने शाहजहां के अंडरटेकिंग में अपना राज किया। 1658 में देश की बादशाहत औरंगजेब के हाथ में आई, और राज सिंह की मृत्यु पर्यंत तक वो औरंगजेब के समकालिक रहा। यानी औरंगजेब के साथ राज सिंह का जो संबंध था वो 1680 तक रहा दोस्तों। ठीक है, ये प्रश्न द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2017 में आया क्वेश्चन है। प्रश्न ये पूछा गया था कि राज सिंह निम्न में से किन मुगल बादशाहों के समकालिक था। तो आपको याद रखना होगा, अगर ऐसा प्रश्न वापस रिपीट होता है तो आपको याद रखना होगा कि राज सिंह 2 मुगल बादशाहों के समकालिक था। एक का नाम क्या था? और शाहजहां, और दूसरे का नाम क्या था? औरंगजेब था। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि राज सिंह जाना जाता है मुगलों से संघर्ष के लिए। तो अब देखते हैं कि राज सिंह ने शाहजहां के समय या औरंगजेब के समय ऐसे क्या कार्य किए जिनकी वजह से राज सिंह को मुगलों से संघर्ष करना पड़ा था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शाहजहां के बारे में। तो मैं यहां लिख रहा हूं राज सिंह और शाहजहां। ठीक है, राज सिंह और शाहजहां, मैं आपको पिछले या बता ही चुका हूं, राज सिंह और शाहजहां 6 साल तक आपस में समकालिक रहे थे। तो राज सिंह ने शाहजहां के समय क्या किया, आओ इसके बारे में बात करें। आप सभी को पता है राज सिंह जगत सिंह प्रथम के पुत्र थे, और जगत सिंह प्रथम वो पहला शासक माना जाता है जिसने मुगल मेवाड़ संधि को तोड़ा था
और चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य शुरू करवा दिया था। राज सिंह ने अपने पिता के द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के निर्माण कार्य को जो शुरू किया गया था, उस कार्य को प्रगति पर पहुंचाया राज सिंह ने, और राज सिंह ने युद्ध स्तर पर चित्तौड़ दुर्ग के निर्माण का कार्य प्रारंभ करवा दिया। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मुगल मेवाड़ संधि में यह शर्त थी कि भले ही मुगल चित्तौड़ महाराणाओं को सौंप देंगे, लेकिन महाराणा कभी भी चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करा पाएगा। तो जैसे ही इसने गद्दी पर बैठते ही चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य शुरू किया, तो शाहजहां क्या करता है, एक सेनापति को राज सिंह के विरुद्ध भेजता है, जिसका नाम था सादुल्ला खां। क्या नाम था? सादुल्ला खां था। ठीक है, और सादुल्ला खां एक भारी सेना लेकर मेवाड़ की ओर आया, और इसने जो चित्तौड़ में जो निर्माण कार्य थे, उन निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया। जो भी नए कंस्ट्रक्शन राज सिंह द्वारा बनवाए गए थे, उन सबको तोड़ दिया किसने? सादुल्ला खां ने। ठीक है, तो एक तो आपको यह याद रखना है कि शाहजहां ने किस सेनापति को भेजकर राज सिंह द्वारा किए गए चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत के कार्यों को ध्वस्त करवाया था, तो उत्तर क्या होगा? सादुल्ला खां। शाहजहां को लग रहा था कि राज सिंह मुगल मेवाड़ संधि को तोड़ने का काम करेगा, अर्थात ये चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य वापस शुरू कर सकता है। अतः शाहजहां ने दूसरा प्रतिनिधि राज सिंह को समझाने के लिए भेजा था, जिसका नाम था करमचंद, मुंशी करमचंद। क्या नाम था? मुंशी करमचंद को भेजा। करमचंद के साथ चंद्रभान भी आया हुआ था। तो यहां चंद्रभान या करमचंद आपको याद रखना है, जो शाहजहां द्वारा भेजे गए थे राज सिंह को यह समझाने के लिए कि आपको मुगल मेवाड़ संधि नहीं तोड़नी है, अर्थात आपको चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य शुरू नहीं करना है। अगर आप करोगे तो वापस क्या होगा? मुगलों का और मेवाड़ के महाराणाओं का संघर्ष शुरू हो जाएगा, जो संघर्ष मुगल मेवाड़ संधि के अंतर्गत क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। तो यहां आपको दो व्यक्तियों के नाम याद रखने। एक तो याद रखना है कि शाहजहां ने किस मुगल सेनापति के नेतृत्व में सेना भेजकर राज सिंह द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को तुड़वाया था, तो उत्तर होगा सादुल्ला खां। और शाहजहां ने राज सिंह को समझाने के लिए किसे भेजा था, तो उत्तर होगा मुंशी चंद्रभान होगा। दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, करमचंद था, लेकिन मेन आपको याद रखना है, मुख्यतः आपको याद रखना है चंद्रभान के बारे में। ये इतनी सी बात आपको याद रखनी है राज सिंह और शाहजहां के संबंध के बीच में। ठीक है, अब हम आगे बढ़े। तो आप सभी को पता है 1658 में शाहजहां को कैद करके औरंगजेब देश की बादशाहत पर बैठ जाता है, अर्थात देश का बादशाह बन जाता है। तो अब हम बात करेंगे राज सिंह और औरंगजेब। राज सिंह और औरंगजेब। ठीक है, राज सिंह और औरंगजेब के संबंधों को हम स्टार्ट करें, हम इसे जानने की कोशिश करें। तो औरंगजेब 1658 में अपने भाइयों से उत्तराधिकार का संघर्ष करते हुए जीतकर देश का क्या बनता है? बादशाह बनता है। बहादुरपुरा के युद्ध को जीतने के बाद इसने आगरा पर कब्जा कर लिया था, और दोहराई युद्ध में दारा सिखों को पराजित करने के बाद में इसने दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया औरंगजेब ने। तो 2 साल जो थी 1658 और 1659 की जो सालें थी, वो मुगल युवराजों में उत्तराधिकार के संघर्ष के लिए जानी जाती है। उस उत्तराधिकार के संघर्ष का फायदा उठाकर राज सिंह ने सबसे पहले जो कार्य किया, जिसकी वजह से औरंगजेब और राज सिंह के मध्य रिश्तों में करवाट पैदा हुई, वो थी टीका दौड़। ठीक है, टीका दौड़ क्या होती है? तो वर्ष के प्रारंभ में जब भी कोई राजा शुभ मुहूर्त के साथ अपने राज्य की सीमाओं के बाहर जाकर जब शिकार करता है, तो उस शिकार को कहा जाता है टीका दौड़। तो जैसे ही आपको पता है शाहजहां को तो कैद करके जेल खाने में डाल दिया गया था, और औरंगजेब और उसके भाई दारा, मुराद, सूजा और दारा सिखो, ठीक, ये सब मिलकर क्या कर रहे थे? आपस में संघर्ष कर रहे थे। तो राज सिंह ने टीका दौड़ का बहाना बनाया और आसपास जो मुगल ठिकाने थे, उन ठिकानों को लूट लूट कर इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया था। तो एक तो आपको याद रखना है, औरंगजेब और राज सिंह के मध्य जो करवाहट आई,
जो कड़वाहट पैदा हुई, जो टकरान पैदा हुआ, वो टकराव जो पैदा हुआ, उसका एक कारण तो क्या माना जाता है? टीका दौड़ माना जाता है। ठीक है। दूसरा वह कारण जिसकी वजह से औरंगजेब और राज सिंह के मध्य में संघर्ष हुआ, वो दूसरा कारण माना जाता है किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। देखिए, किशनगढ़ के जो राजा थे उनका नाम था रूप सिंह। रूप सिंह जी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे और रूप सिंह अपने पुत्र मान सिंह के साथ औरंगजेब के दरबार में रहा करते थे। एक दिन औरंगजेब ने आगे से रूप सिंह जी से कहा कि मैं आपकी पुत्री चारुमती से विवाह करना चाहता हूं। रूप सिंह ने यह रिश्ता स्वीकार कर लिया, लेकिन जब इस बात का पता चारुमती को चला तो चारुमती एक धर्मपरायण महिला थी, वो मुगलों के हरम की शोभा नहीं बनना चाहती थी। अतः चारुमती क्या करती है, राज सिंह को एक पत्र भेजती है। वो पत्र ठीक उसी प्रकार का पत्र था जैसे रुक्मणी ने कभी भगवान श्री कृष्ण को लिखा था। चारुमती ने राज सिंह से यह विनती की कि मैं मुगलों या विदर्भियों के हरम की या रनिवास की शोभा नहीं बनना चाहती, कृपया आप आकर मेरा उद्धार करें, मुझे अपने साथ यहां से ले जाएं ताकि मैं अधर्म से बच सकूं। तो चूंकि चारुमती का विवाह निश्चित कर दिया गया था औरंगजेब के साथ में, लेकिन राज सिंह किशनगढ़ पर आक्रमण कर विवाह के ठीक पहले चारुमती का अपहरण कर चारुमती को उदयपुर ले जाते हैं और इसके साथ ये विवाह कर लेते हैं। तो ये कारण भी बड़ा महत्वपूर्ण कारण हुआ औरंगजेब और राज सिंह के मध्य टकराव का दोस्तों। ठीक है। तीसरा जो कारण था इनके बीच के टकराव का, वो टकराव था दुर्गादास राठौड़ व अजीत सिंह को राज सिंह द्वारा शरण देना। ठीक है। इस तीसरे प्रकरण को मैं आपको समझाता हूं। मारवाड़ में जसवंत सिंह नामक एक कद्दावर राजा हुआ करते थे। 1678 में उनकी मृत्यु हो गई थी अफगानिस्तान के जमरूद में। ठीक है। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी जसवंत दे ने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम था अजीत सिंह। इस पुत्र को औरंगजेब इस्लाम धर्म स्वीकार करवाना चाहता था, यानी इसे इस्लामिक शिक्षा दीक्षा देना चाहता था। दुर्गादास राठौड़ जो जसवंत सिंह का विश्वसनीय सेना नायक था, वो औरंगजेब के महलों से नवजात शिशु अजीत सिंह का अपहरण कर या अजीत सिंह को वहां से ले आता है और लाकर ये राज सिंह के पास शरण ले लेते हैं। बार बार औरंगजेब के कहने पर भी राज सिंह ने ना तो दुर्गादास राठौड़ को लौटाया वापस और ना अजीत सिंह को लौटाया। तो अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को शरण देना भी औरंगजेब को बड़ा अखरा और औरंगजेब ने फिर संघर्ष की नीति अपनाई मेवाड़ के महाराणाओं के प्रति। तो इनके बीच में टकराव का जो तीसरा बड़ा जो कारण था ना, वो क्या था? दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह को शरण देना। ठीक है। चौथा जो बड़ा कारण माना जाता है वो माना जाता है जजिया कर। कौन सा कर? जजिया कर। किसी हिंदू को हिंदू बने रहने के लिए मध्यकाल में एक कर देना पड़ता था जिसका नाम था जजिया कर। आप सभी लोग जानते हो जजिया कर को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है अकबर को। 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। इसके बाद ना जहांगीर ने कभी जजिया कर लगाया, ना शाहजहां ने कभी लगाया। क्योंकि औरंगजेब अपने आप को एक मुसलमान कट्टर मुसलमान समझता था। अतः ये क्या करता है, 1679 में 79 में वापस जजिया कर चालू कर देता है, शुरू कर देता है। राज सिंह ने इसका विरोध किया था। राज सिंह ने चेतावनी भरा पत्र लिखकर औरंगजेब को सचेत किया था कि हम आपको जजिया कर नहीं वसूलना चाहिए और आप चाहे वसूलो, लेकिन मैं आपको जजिया कर नहीं दूंगा। मेवाड़ से आपको फूटी कोडी भी जजिया कर के रूप में नहीं प्राप्त होगी। तो जजिया कर, दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह को शरण देना, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का राज सिंह से विवाह होना और राज सिंह द्वारा टीका दौड़ के बहाने मुगल क्षेत्र में लूटपाट करना
ये सब प्रमुख कारण माने जाते हैं औरंगजेब और राज सिंह के मध्य संघर्ष के दोस्तों। ठीक है, इस श्रृंखला में अगर हम आगे बढ़ाएं, इनके बीच के टकराव के बारे में और हम ज्ञात करें तो ध्यान से सुनो। इनके बीच में टकराव का एक और कारण बनता है और वो कारण होता है परस्पर विरोधी मंदिर नीति। कौन सी नीति? परस्पर विरोधी मंदिर नीति। तो मैं यहां लिख देता हूं आपको मंदिर नीति दोस्तों। अब ये परस्पर विरोधी मंदिर नीति है क्या, ये हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो, आपको पता होना चाहिए, जब औरंगजेब 1659 में देश का बादशाह बनता है तो ये एक ऐलान करता है कि मैं भारत को दारुल इस्लामिक बनाकर ही मानूंगा, अर्थात इस पूरे देश को, भारत में मैं मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता हूं। ये बात लोगों को या अपने मंत्रियों को बताई किसने? औरंगजेब ने। तो अतः 1659 में औरंगजेब ने इस आदेश दिया कि अब भारत में नए मंदिरों के निर्माण पर रोक लगेगी और जो पुराने मंदिर है उन्हें धीरे धीरे ध्वस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो औरंगजेब की तो जो नीति थी वो मंदिर ध्वस्त की नीति थी और इस नीति के विपरीत राज सिंह ने, आप सभी को पता है, कई बड़े मंदिर बनाकर औरंगजेब को आईना दिखाया या औरंगजेब को चैलेंज किया। तो दोनों के बीच में परस्पर विरोधी जो मंदिर नीति थी वो भी इनके बीच में टकराव का कारण बनती है। अब राज सिंह द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर तो अंबा माता का मंदिर, अंबा माता का मंदिर बनवाया इन्होंने उदयपुर में। ठीक है, अगर हम बात करें राज सिंह द्वारा बनवाए गए और मंदिर तो द्वारिकाधीश का मंदिर जो कि कांकरोली राजसमंद में स्थित है, यह मंदिर भी राज सिंह ने बनवाया था। किस कंडीशन में? जब औरंगजेब ने नए मंदिरों के निर्माण पर भारत में रोक लगा दी थी, लेकिन उस रोक को भी नजरअंदाज करते हुए राज सिंह क्या करता है? इन मंदिरों का निर्माण करवाता है। राज सिंह द्वारा बनवाया गया सबसे शानदार मंदिर है श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर। और श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में स्थित है। ये आप भली प्रकार से आप लोग जानते ही जानते हो। ठीक है ना दोस्तों? तो 3 बड़े मंदिर बनाकर राज सिंह ने औरंगजेब की मंदिर ध्वस्त नीति को चैलेंज किया था। इन सारे कारणों से औरंगजेब और राज सिंह के मध्य क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। ठीक है, अब एक बात आपको याद रखना है, औरंगजेब और राज सिंह के बीच के जो शुरुआती जो रिश्ते थे ना वो बड़े मधुर थे। कैसे रहे वो मधुर? आओ मैं आपको बताता हूं। जब 1658 में औरंगजेब उत्तराधिकार के संघर्ष में व्यस्त था, ठीक, राजस्थान के ज्यादातर जो राजा थे वो दारा सिकोह के पक्ष में पहुंच चुके थे। औरंगजेब पत्र लिखकर राज सिंह से यह पूछता है कि मेरे और दारा के बीच में जब उत्तराधिकार का संघर्ष होगा तो राज सिंह जी आप किसकी ओर से युद्ध में भाग लेंगे, यानी आप मेरा सपोर्ट करेंगे या दारा का सपोर्ट करेंगे? यह पत्र लिखकर औरंगजेब ने राज सिंह से पूछा था। 1658 में राज सिंह ने इस पत्र का जवाब दिया, मेरे लिए सभी राजकुमार क्या है? समान है। मैं उत्तराधिकार के संघर्ष में किसी भी राजकुमार का या किसी भी शहजादे का पक्ष नहीं लूंगा। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से अगर राज सिंह, मान लीजिए राज सिंह अगर औरंगजेब का साथ दे या दारा का साथ दे देता राज सिंह, तो औरंगजेब के बादशाह बनने में बड़ी मुसीबत हो जाती। तो राज सिंह ने क्या किया? उत्तराधिकार संघर्ष में भाग ही नहीं लिया। तो उसका अप्रत्यक्ष फायदा मिला किसको? औरंगजेब को मिला। और अंत में जाकर औरंगजेब गद्दी पर बैठ गया। जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो उसने राज सिंह को थैंक्स कहने के लिए 5 हाथी, रत्न जड़ित तलवार और 6000 की मनसबदारी इसको प्रदान की थी। राज सिंह को ध्यान रखना, मुगल मेवाड़ संधि के अंतर्गत मेवाड़ के महाराणाओं को जो मनसबदारी मिली थी वो 5000 मिली थी, मैंने आपको बताया था। उस 5000 की मनसबदारी में 1000 की और बढ़ोतरी कर दी। किसने? औरंगजेब ने कर दी। इस तरह से औरंगजेब और राज सिंह का जो प्रारंभिक जो संबंध था वो बड़ा मधुर था, लेकिन बाद में जाकर इनके बीच में जो करवाट पैदा हुई, उस करवाट के कारण मैंने आपको बताए हैं। जिन करवाट के कारणों में एक तो राज सिंह द्वारा की गई टीका दौड़,
किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती जो पत्नी बन रही थी किसकी, औरंगजेब की, और उसे पत्नी बना किसने लिया, राज सिंह ने। ठीक है, परस्पर विरोधी मंदिर नीति भी दोनों के मध्य टकरान का बहुत बड़ा कारण बनी थी। अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को शरण देना भी इन दोनों के संबंधों में करवाहट का क्या बना, कारण बना था दोस्तों। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है राज सिंह और औरंगजेब के बारे में। अब औरंगजेब क्या करता है, चूंकि इतने सारे कारण जब हो गए टकरान के, तो औरंगजेब 1678 में एक बड़ी सेना लेकर राज सिंह को सबक सिखाने के लिए अजमेर पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, अजमेर पहुंच जाता है। औरंगजेब के 3 पुत्र थे, जिनमें एक का नाम था शहजादा अकबर, एक का नाम था मुज्जम और एक का नाम था आजम। अकबर, मुज्जम और आजम को औरंगजेब ने बड़ी सेना दी। खुद तो रुक गया अजमेर में और इन तीनों पुत्रों को भेजा राज सिंह से संघर्ष करने के लिए। ठीक है, इन तीनों पुत्रों ने बहुत अच्छी युद्ध नीति अपनाई और राज सिंह को हर मोर्चे पर ये क्या करने लगे, पराजित करने लगे। कौन करने लगे, अकबर, मुज्जम और आजम। दोस्तों, राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ इस मुगल अभियान या मुगल आक्रमण से बड़े विचलित हो गए थे। तो ये क्या करते हैं, इस शहजादा अकबर को अपनी ओर मिला लेते हैं। ये शहजादा अकबर से मीटिंग कर लेते हैं दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह, और ये कहते हैं भाई आप कौन, बोले मैं मुगल शहजादा हूं, औरंगजेब का पुत्र हूं मैं, तो आप शहजादा ही रहोगे या आपको बादशाह बनने की भी चाहत है। तो अकबर इन दोनों से छोटा था, उसके बादशाह बनने का कोई दूर दूर तक भी कोई साक्ष्य या कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा था। और यहां राज सिंह ने और दुर्गादास राठौड़ ने इसे बादशाह बनाने का वचन दे दिया। वचन ही नहीं दिया, बल्कि इस अकबर को पाली में एक जगह है जिसका नाम है नाडोल, नाडोल में ले जाकर इसका राज्याभिषेक भी करवा दिया। दोस्तों, यह प्रश्न आ चुका है आरएस प्री के अंतर्गत। यह पूछा गया था कि शहजादा अकबर का राज्याभिषेक दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह ने किस जगह पर किया था। तो राज्याभिषेक किस जगह किया था, नाडोल पाली में किया था, याद रखना दोस्तों। इसे बादशाह घोषित कर दिया। तो अकबर की सेना प्लस राज सिंह की सेना प्लस राठौड़ों की सेना, ये तीनों सेना एक साथ हुई, यानी दुर्गादास राठौड़, राज सिंह और अकबर की सेनाएं एकजुट हुई और यह सेना अजमेर पर आक्रमण करने के लिए रवाना हो गई। क्योंकि अजमेर में कौन बैठा हुआ था, औरंगजेब बैठा हुआ था। औरंगजेब को जब इस बात का पता चला तो औरंगजेब ने बुद्धि काम में ली। औरंगजेब क्या करता है, एक पत्र लिखता है अपने हाथ से, और उस पत्र में लिखा हुआ था, शाबाश बेटे अकबर, जो काम लाखों की सेना नहीं कर पाई वो आपने कर दिखाया। बेटा आते जाओ अजमेर की तरफ, मैंने पूरी फील्डिंग क्या कर दी, सेट कर रखी है, फील्डिंग जमा रखी है। हां, इन राजपूतों को शक नहीं होना चाहिए हमारे बारे में, वरना ये भेद खुल गया तो तुझे मार देंगे। बस कल कल की बात है, थोड़ा सा और नजदीक लिया इन लोगों को अजमेर में, और फिर हम इनका काम तमाम कर देंगे। और जानबूझकर इस पत्र को दुर्गादास राठौड़ के कैंप में फेंकवाया गया। जब दुर्गादास राठौड़ ने इस पत्र को पढ़ा तो वो तो बहुत ज्यादा विचलित हो गया। इनको तो लग रहा था, राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ को तो लग रहा था कि हम अकबर का यूज कर रहे हैं, लेकिन पत्र पढ़ने के बाद उनको यह लगा कि अकबर हमारा यूज कर रहा है। तो ये बिना युद्ध करे हुए वापस मेवाड़ की ओर भाग जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से औरंगजेब ने अपनी कूटनीति या अपनी रणनीति से औरंगजेब और दुर्गादास राठौड़ की सेना को क्या किया था, पराजित किया था, याद रखना दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको प्रक्रम याद रखना था। अब चूंकि ये जब अकबर का क्या हुआ, तो अकबर के बारे में ध्यान से सुनो। अकबर ने देखा कि राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ तो फैल हो गए, तो क्या करें। तो उस समय पर शिवाजी का जो बेटा था वो दक्षिणी भारत में, संभाजी जो थे वो दक्षिणी भारत में मुगलों से संघर्ष कर रहे थे। तो ये क्या करता है, अकबर सीधा ही दक्षिण की ओर भाग जाता है संभाजी के पास में। जब इस बात का पता चला औरंगजेब को, अकबर संभाजी के साथ मिलकर गठजोड़ करना चाहता है, तो औरंगजेब को अब दक्षिण में जाना बेहद जरूरी हो गया था। क्योंकि अगर अकबर और संभाजी का गठजोड़ बन जाता है तो दक्षिणी भारत से मुगल साम्राज्य खत्म हो सकता है। तो औरंगजेब क्या करता है, 1680 में वापस राज सिंह के साथ एक संधि करता है
और इस संधि के अंतर्गत राज सिंह संघर्ष विराम की घोषणा कर देते हैं। इस तरह से दोबारा एक संधि हुई जिसे मुगल मेवाड़ संधि द्वितीय कहा जाता है, जो 1680 में हुई थी। किस किस के मध्य? राज सिंह और शाहजहां और औरंगजेब के मध्य। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी बात आपको याद रखनी थी। यानी कहने का मतलब है कि राज सिंह जाना जाता है मुगलों से संघर्ष के लिए। दो मुगल बादशाह इसके समकालिक थे, एक का नाम शाहजहां, एक का नाम औरंगजेब। शाहजहां के साथ इसका कोई संघर्ष नहीं हुआ, क्योंकि शाहजहां ने सादुल्ला खां और मुंशी चंद्रभान को भेजकर राज सिंह को समझा दिया था कि उसे चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवानी। इसका संघर्ष हुआ था औरंगजेब से, और संघर्ष के कारण और संघर्ष के अंतर्गत क्या क्या घटना हुई वो मैंने आपको समझाई दोस्तों। इस संधि के बाद यानी 1680 में जब राज सिंह ने संधि की औरंगजेब से, इस संधि के बाद राज सिंह को थोड़ा सा राजनीतिक तौर पर नीचा देखना पड़ा था, और इस संधि के बाद राज सिंह क्या करता है, धीरे धीरे बीमार होना शुरू हो जाता है, और अंततः 1680 में ये क्या होता है, मर जाता है दोस्तों। ये बातें आपको याद रखनी थी राज सिंह की राजनीति के बारे में। ठीक है, अब हमें बात करनी है राज सिंह की सांस्कृतिक देन। राज सिंह की सांस्कृतिक देन के बारे में हमें बात करनी है। तो देखो, राज सिंह ने एक तो निर्माण कार्यों के बारे में बात करें राज सिंह के, तो निर्माण कार्यों के अंतर्गत मैंने आपको 3 मंदिर बताए थे बड़े, जो राज सिंह ने बनवाया थे। एक तो अंबा माता का मंदिर जो उदयपुर में है, एक श्रीनाथ जी का मंदिर जो राजसमंद में है, और एक द्वारकाधीश जी का मंदिर, ये भी कहां पर है, राजसमंद में। तो 3 बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया था किसने, राज सिंह ने। ठीक है, राज सिंह की एक पत्नी थी जिसका नाम था रामरस दे। रामरस दे, इस रामरस दे ने चित्तौड़ में एक बावड़ी का निर्माण करवाया था जिसका नाम है त्रिमुखी बावड़ी। कौन सी बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी। तो एक ये कंट्रैक्शन भी आपको राज सिंह के साथ याद रखना है। राज सिंह ने एक और जलाशय बनवाया था जिसको राजसमंद झील कहते हैं। क्या कहते हैं, राजसमंद झील। ठीक है, राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर करवाया था। ठीक है, आप सभी को पता है कि इसकी जो 9 चौकी पाल है वो बड़ी दार्शनिक है, जिसको हम कला संस्कृति के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है, राज सिंह ने एक तो 3 मंदिरों का निर्माण करवाया था। राज सिंह की पत्नी रामरस दे ने त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था जो चित्तौड़ में स्थित है। राज सिंह द्वारा राजसमंद झील का निर्माण भी करवाया गया था। तीसरा जो जलाशय राज सिंह ने जो बनवाया था, उस जलाशय का नाम है जना सागर। क्या नाम है, जना सागर। राज सिंह ने अपनी माता जना दे की याद में उदयपुर में एक सागर बनवाया, एक झील बनवाई थी जिसको जना सागर कहा जाता है। तो निर्माण कार्यों में 3 का आंकड़ा आपको याद रखना है। राज सिंह ने 3 तो जलाशय बनवाए और 3 क्या बनवाए, मंदिर बनवाए। ठीक है, अगर हम बात करें राज सिंह की साहित्यिक देन के बारे में, तो राज सिंह के काल में कुछ ग्रंथ रचे गए थे। वो ग्रंथ कौन कौन से थे, तो देखो, एक तो आपको याद रखना है अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली जो लिखी थी किसने, रणछोड़ भट्ट ने। वंशावली जो रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखी गई थी। रणछोड़ भट्ट भी राज सिंह का क्या था, आश्रित कवि था। तो एक तो आप याद रखना है, राज सिंह के दरबार में रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, तो उत्तर क्या होगा, अमर काव्य वंशावली। ठीक है, इसी प्रकार राज सिंह के दरबार में एक और कवि रहा करते थे जिनका नाम था किशोरीदास। क्या नाम था, किशोरीदास। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है राज प्रकाश। ठीक है, राज प्रकाश की रचना किसने की थी, किशोरीदास ने की थी। ये भी आपको याद रखना है, किशोरीदास ने। ठीक है, राज सिंह के दरबार में रहते हुए सदाशिव भट्ट नामक विद्वान ने एक और ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है राज रत्नाकर। क्या नाम है, राज रत्नाकर। राज रत्नाकर की रचना किसने की, तो सदाशिव भट्ट ने की थी। तो याद रखना, राज सिंह के साथ 3 का आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। 3 मंदिर, 3 जलाशय और 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई थी राज सिंह के दरबार में या राज सिंह के संरक्षण में। तो राज सिंह की कला संस्कृति के क्षेत्र में आपको ये तीन बातें याद रखनी है। ठीक है, अब राज सिंह के बारे में एक और बात आपको याद रखनी है, और वो है राज सिंह की उपाधि। वो क्या है, उपाधि। जब औरंगजेब ने मुगल सेना
अपने पुत्रों के माध्यम से जब मेवाड़ पर आक्रमण कराना प्रारंभ कर दिया तो राज सिंह को आम जनता का सहयोग की अपेक्षा थी। राज सिंह चाहता था कि आम जनता मेरा उसी प्रकार साथ देवे जैसे महाराणा प्रताप का कभी साथ दिया करते थे। तो अपनी प्रजा में सैनिक अभिव्यक्ति को पैदा करने के लिए राज सिंह ने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था विजय कटकातु। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। विजय कटकातु की उपाधि धारण करने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? तो उत्तर क्या होगा? राज सिंह। विजय कटकातु की उपाधि राज सिंह ने क्यों धारण की? तो अपनी प्रजा में सैन्य जीवन की अभिव्यक्ति को पैदा करने के लिए इसने विजय कटकातु की क्या की थी? उपाधि धारण की थी दोस्तों। तो राज सिंह के बारे में ये महत्वपूर्ण बातें थी जो आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। फिर वापस मिलते हैं दूसरी क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।